केदारनाथ मंदिर एक अनसुलझी पहेली है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, जैसे पांडवों से लेकर आदि गुरु शंकराचार्य तक। आज का विज्ञान बताता है कि केदारनाथ मंदिर शायद 8वीं शताब्दी में बना था। यदि आप ना भी कहते हैं तो भी यह मंदिर कम से कम 1200 वर्षों से अस्तित्व में है। केदारनाथ की भूमि 21वीं सदी में भी बहुत प्रतिकूल है। एक तरफ 22,000 फीट ऊंची केदारनाथ पहाड़ी, दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंची कराच कुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड। इन तीन पर्वतों से होकर बहने वाली 5 नदियां हैं मंदाकिनी, मधुगंगा, चिरगंगा, सरस्वती और स्वरंदरी। इनमें से कुछ एक जिनका वर्णन पुराणों में भी किया गया है। यह क्षेत्र मंदाकिनी नदी का एकमात्र जल संग्रहण क्षेत्र है। यह मंदिर एक कलाकृति है। कितना बड़ा असंभव कार्य रहा होगा ऐसी जगह पर कलाकृति जैसा मंदिर बनाना, जहां ठंड के दिन भारी मात्रा में बर्फबारी हो और बरसात के मौसम में बहुत तेज गति से पानी बहता हो। आज भी आप गाड़ी से उस स्थान तक नहीं जा सकते। फिर इस मंदिर को ऐसी जगह क्यों बनाया गया? ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में 1200 साल से पहले ऐसा अप्रतिम मंदिर कैसे बन सकता है? 1200 साल बाद भी जहां उस क्षेत्र में सब कुछ हेलीकॉप्टर से ले जाया जाता है, जेसीबी के बिना आज भी वहां एक ढांचा तक खड़ा नहीं हो सकता। यह मंदिर वहीं खड़ा है, और न सिर्फ खड़ा है बल्कि अडिग और बहुत मजबूत है। हम सभी को कम से कम एक बार यह सोचना चाहिए। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि यदि मंदिर 10वीं शताब्दी में पृथ्वी पर होता तो यह हिमयुग की एक छोटी अवधि में होता। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी, देहरादून ने केदारनाथ मंदिर की चट्टानों पर लिग्नोमेटिक डेटिंग का परीक्षण किया। यह पत्थरों के जीवन की पहचान करने के लिए किया जाता है। परीक्षण से पता चला है कि मंदिर 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक पूरी तरह से बर्फ में दब गया था। हालांकि मंदिर के निर्माण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 2013 में केदारनाथ में आई विनाशकारी बाढ़ को सभी ने देखा होगा। इस दौरान औसत से 375% तक अधिक बारिश हुई थी। उस आई हुई बाढ़ में 5,748 लोग सरकारी आंकड़ों के अनुसार मारे गए थे और 4,200 गांवों को नुकसान पहुंचा था। भारतीय वायुसेना ने लगभग 1,10,000 से ज्यादा लोगों को एयरलिफ्ट किया, लेकिन इतनी भीषण बाढ़ में भी केदारनाथ मंदिर का पूरा ढांचा जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। भारतीय पुरातत्व सोसाइटी के मुताबिक बाढ़ के बाद भी मंदिर के पूरे ढांचे के ऑडिट में 99% मंदिर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। 2013 की बाढ़ और इसकी वर्तमान स्थिति के दौरान निर्माण को कितना नुकसान हुआ था, इसका अध्ययन करने के लिए IIT मद्रास ने मंदिर पर NDT परीक्षण किया। साथ ही कहा कि मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित और मजबूत है। यह मंदिर 2 अलग अलग संस्थानों द्वारा आयोजित एक बहुत ही वैज्ञानिक परीक्षण में उत्तीर्ण नहीं होता है। तो आज के समीक्षक आपको सबसे अच्छा क्या कहता? मंदिर के अक्षुण्ण खड़े रहने के पीछे जिस दिशा में इस मंदिर का निर्माण किया गया है, वह जिस स्थान का चयन किया गया है, ये ही प्रमुख कारण है। दूसरी बात यह है कि इसमें इस्तेमाल किया गया पत्थर बहुत सख्त और टिकाऊ होता है। खास बात यह है कि इस मंदिर के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया पत्थर वहां पर उपलब्ध ही नहीं है। तो जरा सोचिए कि उस पत्थर को वहां कैसे ले जाया जा सकता था। उस समय इतने बड़े पत्थर को ढोने के लिए इतने उपकरण भी उपलब्ध नहीं थे। इस पत्थर की विशेषता
यह है कि 400 साल तक बर्फ के नीचे दबे रहने के बाद भी इसके गुणों में कोई भी अंतर नहीं आया। आज विज्ञान कहता है कि मंदिर के निर्माण में जिस पत्थर और संरचना का इस्तेमाल किया गया है तथा जिस दिशा में बना है, उसी की वजह से यह मंदिर इस बाढ़ से बच पाया होगा। केदारनाथ मंदिर उत्तर दक्षिण के रूप में बनाया गया है, जबकि भारत में लगभग सभी मंदिर पूर्व पश्चिम हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह मंदिर पूर्व पश्चिम होता तो पहले ही नष्ट हो चुका होता या कम से कम 2013 की बाढ़ में तबाह हो जाता, लेकिन इस दिशा की वजह से केदारनाथ मंदिर बच गया है। इसलिए मंदिर ने प्रकृति के चक्र में ही अपनी ताकत बनाए रखी है। मंदिर के इन मजबूत पत्थरों को बिना किसी सीमेंट के एस्लर तरीके के साथ चिपका दिया गया है। इसलिए पत्थर के जोड़ पर तापमान परिवर्तन के किसी भी प्रभाव के बिना मंदिर की ताकत अभेद्य है। टाइटैनिक के डूबने के बाद पश्चिमी लोगों ने महसूस किया कि कैसे एनडीटी परीक्षण और तापमान ज्वार को मोड़ सकते हैं, लेकिन भारतीयों ने यह सोच और यह परीक्षण लगभग 1200 वर्ष पहले ही कर लिया था। क्या केदारनाथ उन्नत भारतीय वास्तुकला का ज्वलंत उदाहरण नहीं है? 2013 में मंदिर के पिछले हिस्से में एक बड़ी चट्टान फंस गई और पानी की धार विभाजित हो गई। मंदिर के दोनों किनारों का तेज पानी अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया, लेकिन मंदिर और मंदिर में शरण लेने वाले लोग सुरक्षित रहे, जिन्हें अगले दिन भारतीय वायुसेना ने एयरलिफ्ट किया था। सवाल यह नहीं है कि आस्था पर विश्वास किया जाए या नहीं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि मंदिर के निर्माण के लिए स्थल, उसकी दिशा, वहीं निर्माण सामग्री और यहाँ तक कि प्रकृति को भी ध्यान से विचार किया गया था, जो 1200 वर्ष तक अपनी संस्कृति और ताकत को बनाए रखेगा। हम पुरातन भारतीय विज्ञान की भारी यत्न के बारे में सोचकर दंग रह गए हैं। शिला जिसका उपयोग 6 फीट ऊंचे मंच के निर्माण के लिए किया गया है, कैसे मंदिर स्थल तक लाई गई होगी। आज तमाम बाढ़ों के बाद हम एक बार फिर केदारनाथ के उन वैज्ञानिकों के निर्माण के आगे नतमस्तक हैं, जिन्हें उसी भव्यता के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा होने का सम्मान मिलेगा। यह एक उदाहरण है कि वैदिक सनातन धर्म और संस्कृति कितनी उन्नत थी। उस समय हमारे ऋषि मुनियों यानी हमारे वैज्ञानिकों ने वास्तुकला, मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्वेद में काफी तरक्की की थी। इसलिए मुझे गर्व होता है कि मैं सनातनी भारतीय हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपको केदारनाथ मंदिर के बारे में यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारी आगामी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मुकेश शर्मा अनमोल की जो सीरीज़ें हैं उनको देखने के लिए वर्दी वाला कलमकार चैनल को ज़रूर सुनें। धन्यवाद।